Good morning students, welcome to class English. Students, in previous video we read chapter number 6, the making of a scientist. And students, today we will read rest part of the chapter. So students, let's read the chapter. Viceroys on the other hand to taste good to birds, so the more they look like monarchs. अब जो पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, रिचर्ड एब्राइट के बारे में उन्होंने क्या डिस्कवरी की थी कि हाउ डू सेल्स वर्क, कि जो सेल्स हैं वो कैसे वर्क करती हैं, और उन्होंने किस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किया था ये सब प्रूव करने के लिए बटरफ्लाइज के ऊपर। तो आगे वो क्या बोलते हैं कि वाइसराय ऑन द अदर हैंड, कि जो वाइसराय तितलियों का स्वाद है, टेस्ट है, टू गुड टू बर्ड्स, बर्ड्स के लिए अच्छा है, इसलिए वो सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स, इसलिए वे जितना अधिक मोनार्क मतलब राजा तितलियों की तरह लगेंगी, दे लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर, और वो उतना ही बर्ड्स का डिनर कम बनेंगी, भोजन कम बनेंगी पक्षियों का। ए ब्राइट प्रोजेक्ट वॉज टू सी, अब ब्राइट का क्या प्रोजेक्ट था, ये देखना कि वेदर इनफैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क, की वास्तव में रियली में जो बर्ड्स हैं वो मोनार्क को खाते हैं। ही फाउंड दैट अ स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डनरी बर्ड फूड। अब स्टारलिंग क्या है, कॉमन यूरोपियन बर्ड विद ब्लैक ब्राउन स्पॉटेड प्लमेज विच नेट्स नियर बिल्डिंग एंड इट इज़ अ गुड मिमिक। अब ये स्टारलिंग एक बर्ड का नाम है, वो यूरोपियन बर्ड है जो ब्लैक कलर की है, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये स्टारलिंग बर्ड है। वो बोलते हैं कि ही फाउंड दैट, कि उन्होंने ये देखा कि जो स्टारलिंग बर्ड है वो क्या करती है कि वुड नॉट ईट ऑर्डनरी बर्ड फूड, कि वो ऑर्डनरी जो साधारण चिड़ियों का भोजन है वो नहीं करती है। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट, अब उन्होंने ये पता लगाया कि वो उन सभी किसको, कि उन सभी को मोनार्क्स को खा जाती है जो वो गेट करती है, कि वो सभी उन मोनार्क्स को खा जाती हैं कि जो उसे मिलता है, सारी तितली राजा को खा जाती हैं। एब्राइट सेड लेटर रिसर्चली बाय द अदर पीपल शोड दैट वाइसराय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क। अब एब्राइट ने एक अन्य उसमें एक अदर रिसर्च में ये अवगत करा है कि जो वाइसराय तितलियाँ होती है राजा तितलियों की तरह ही नकल करती हैं। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीज़न एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। अब इस प्रोजेक्ट को जूलॉजी में फर्स्ट प्लेस पर रखा गया और बाद में काउंटी साइंस फेयर में उसको ओवरऑल थर्ड पोजीशन मिली इस प्रोजेक्ट को। In his second year in high school, Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. अब अपने हाई स्कूल की जो दूसरा ईयर था उनका, रिचर्ड एब्राइट ने ये रिसर्च की कि जिसे उसने उस समय एक ऐसे हार्मोन का पता लगाया था। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लीड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, और ऐसे हार्मोन का पता लगाया था कि जो इनडायरेक्टली रूप से इसने क्या किया, पता चला कि जो लाइफ पर जो बेस्ड कोशिकाओं के जीवन पर आधारित कि जो सेल्स हैं, सेल्स के लाइफ पर जो एक थ्योरी थी, उस चीज़ को उसने जन्म दिया कि जो सेल्स हैं वो कैसे वर्क करती हैं। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वो सिंपल, कि जिस क्वेश्चन का आंसर खोजने का उसने प्रयास किया था वो बड़ा सिंपल था। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट ऑन द मोनार्क प्यूपा। अब उन्होंने क्या सोचा कि जो राजा प्यूपा है उसके शरीर पर 12 टाइप्स की जो गोल्डन स्पॉट्स होते हैं कि उनका पर्पस क्या है। Everyone assumed the spots were just ornamental, एब्राइट said. एब्राइट ने कहा कि ये जो और सब कि everyone assumed that, कि हर कोई ये मानता है कि ये जो स्पोर्ट्स हैं वो एक ornamental सिर्फ सजावटी हैं। बट डॉक्टर रिकार्ड डिडंट बिलीव इट, लेकिन डॉक्टर रिकार्ड ने इस पर बिलीव नहीं किया।
टू फाइंड द आंसर, इस आंसर को फाइंड आउट करने के लिए ए ब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस दैट शोड दैट स्पोर्ट वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट। ए ब्राइट और एक अन्य, उसका एक अन्य एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट था, उन्होंने के ऐसे डिवाइस को बनाया जिससे ये शोड हुआ था कि जो स्पोर्ट्स थे, वो जो 12 स्पोर्ट्स थे वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो बटरफ्लाई की फुल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। दिस प्रोजेक्ट वन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर, और इस प्रोजेक्ट से एब्राइट को काउंटी साइंस फेयर में फर्स्ट प्लेस मिला एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस, और उसकी एंट्री हुई इंटरनेशनल साइंस के लिए एंड इंजीनियरिंग फेयर के लिए। देयर ही वन 3rd प्लेस फॉर जूलॉजी, और जहाँ पर उन्होंने 3rd प्लेस गेट किया। ही ऑल्सो गेट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट अ एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कि इंसेक्ट की स्टडी करना उसको बोलते हैं entomology, laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research। he also get, उसको चांस किस चीज़ में मिला कि समर के जो छुट्टियां होती उसमें उसने वॉटर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में कि एक प्रयोगशाला में एक उनको रिसर्च करने का वहाँ पर मौका मिला। As a high school junior, Richard Albright continued his advanced experiments on the monarch pupa। अब हाई स्कूल जूनियर के रूप में रिचर्ड एब्राइट ने क्या किया, राजा इलियो पर अपना जो एक्सपेरिमेंट था उसको कंटिन्यू रखा। That year, his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the army laboratory during the summers of that year। कि उस साल जो उनका प्रोजेक्ट था उसने फर्स्ट प्लेस हासिल किया था इंटरनेशनल साइंस फेयर में, और उन्हें अनदर चांस मिला कहाँ पर काम करने का, आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। की आर्मी जो लेबोरेटरी थी, जो छुट्टियाँ समर की वैकेशन में, उसको आर्मी लेबोरेटरी में भी काम करने का अवसर मिला। In his senior year, he went to a step further. He grew cells from a monarch wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots। अब कि अपने सीनियर ईयर में, कि अपने एक सीनियर जो अगले कि एक कदम और आगे बढ़ा, वो अगले इस सीनियर में एक स्टेप और आगे लिया कि ही ग्रू सेल्स फ्रॉम मोनार्क विंग इन कल्चर, कि उसने जो सेल्स थे कि उनके द्वारा जो तितलियों पर से जो कोशिकाएं पैदा की, कि संवर्धन के द्वारा राजा तितलियों के पर से उनके विंग्स से जो कोशिकाएं पैदा की, बताया कि कोशिकाएं टूटती हैं, जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग्स स्केल्स। और उसके बाद क्या होता है कि सामान्य तितलियों के पर से विंग्स के रूप में वो तभी विकसित होती हैं जब सुनहरे, तब कि जो सेल्स हैं वो टूट जाते हैं, और एक नॉर्मल बटरफ्लाई विंग्स के जो स्केल्स हैं वो तभी डेवलप होते हैं कि इफ़ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, कि जब वो गोल्ड स्पॉट्स होते हैं बटरफ्लाई पर, कि उनमें से वो जब हार्मोन निकलेंगे तभी वो न्यू विंग्स में वो चेंज होंगी। दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर, और इस प्रोजेक्ट ने भी क्या किया, इंटरनेशनल फेयर में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। ही स्पेंट द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग द फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड द लेबोरेटरी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तब स्नातक करने के बाद, मीन्स समर ग्रेजुएशन करने के बाद, उसने अपना जो समर वैकेशन थी कि सेना की लेबोरेटरी में और USA के एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से उसने अपना जो वर्क था वो आगे बढ़ाया।
The following summer, after his freshman year at the Harvard University, Ebright went back to the laboratory of the Department of the Agriculture. अब अगले जो फॉलोइंग समर वेकेशन था उसमें क्या किया था, आफ्टर हिज फ्रेशमैन की तरह इसकी फ्रेशमैन ईयर की उसका पहला ईयर था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। एब्राइट क्या किया, फिर से वापस गए वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो लेबोरेटरी थी वहाँ फिर से वापस किए एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फॉर द गोल स्पॉट्स, और उन्होंने और ज़्यादा काम किया हार्मोन्स को पहचानने के लिए। Using the laboratory's sophisticated instrument, he was able to identify the hormones' chemical structures. अब वहाँ से जो लेबोरेटरी के सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स थे कि अच्छे बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड परिष्कृत बोलते हैं जिसे, कि बड़े अच्छे जो इंस्ट्रूमेंट थे उनका यूज़ करके हार्मोन के जो वो केमिकल स्ट्रक्चर्स था उनको पहचानने में वो सफल हुए। A year and a half later, during his junior year, Ebright got the idea for his new theory about cell life. अब 1.5 वर्ष बाद एब्राइट के दिमाग में कि कोशिकाओं के जीवन पर एक नई थ्योरी के बारे में, एक सेल लाइफ के ऊपर एक विचार आया। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन, और ये तब उनके दिमाग में आया जब वो क्या देख रहे थे, केमिकल हार्मोन्स का जो केमिकल स्ट्रक्चर्स था कि वो जब वो देख रहे थे एक्सरे के थ्रू, तब उनके दिमाग में ये सेल लाइफ का आइडिया आया। When he saw those photos, Ebright didn't shout यूरेका। अब वो 2 फोटो देखे तो वो चिल्लाया नहीं, यूरेका। यूरेका मीन्स अ क्राई ऑफ ट्राइम्फ एट डिस्कवरी ओरिजिनल एट्रीब्यूटर ऑफ आर्चिमेड्स और इवन आई हैव गॉट इट। यूरेका का मतलब होता है एक जीत की खुशी, कि हाँ कि मुझे गेट हो गया है, कि तब उसने ये वर्ड निकाला। But he believed that along with his findings about insects' hormone, the photos gave him the answer to one of the biology puzzles: how the cell can read the blueprint of its DNA. अब परंतु जब उन्हें बिल्कुल बिलीव हो गया कि जो हार्मोन्स के साथ ही फ़ोटो के द्वारा कि बायोलॉजी की कई पजल्स का भी आंसर मिल गया है उसे, कि हार्मोन्स थे कि उनको तो उसने फ़ोटोज़ के थ्रू देख लिया, एक्सरे के थ्रू, लेकिन उसके साथ साथ उसे कई जो पज़ल थी उसका भी आंसर मिल गया कि कैसे कोशिका सेल्स है अपने डीएनए की रूपरेखा, मतलब अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट के बारे में बता सकती है। डीएनए इज़ द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल हेरिडिटी। अब डीएनए है वो किसी भी कोशिका के केंद्र में एक मतलब कि सब्सटेंस है, सेल न्यूक्लियस ऑफ सेल्स के न्यूक्लियस में केंद्र में एक ऐसा सब्सटेंस है जो हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है सेल्स के फॉर्म और फंक्शंस को। दस डीएनए इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। और इस प्रकार जो डीएनए है वो किसी की भी लाइफ का ब्लूप्रिंट है। Ebright and his college roommate James R. Wong worked all the night drawing picture and constructing plastic model of molecules to show how it could happen. Together they later wrote the paper that explained the theory. एब्राइट ने अब अपने कॉलेज के रूममेट के साथ क्या किया, उनका नाम क्या था, जेम्स आर वोंग के साथ मिलकर पूरी रात वो तस्वीरें बनाता रहा और मॉलिक्यूल्स की जो अणु थे उसका प्लास्टिक मॉडल बनाकर यह दिखाया कि वह कैसे होता है। कि बाद में दोनों ने मिलकर इस थ्योरी की एक्सप्लेन किया, उसको एक लेख के कोड एक पेपर के पर लिखा, उस थ्योरी को एक्सप्लेन किया। सरप्राइजिंग नो वन हु नो हिम, रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर सेकंड ऑफ हिज क्लास ऑफ 1510। अब बड़े आश्चर्य की बात ये थी कि रिचर्ड ने एब्राइट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और हाईएस्ट ऑनर्स सेकंड जो पोजीशन थी वो गेट की। मीन्स कितने स्टूडेंट्स थे टोटल उनकी क्लास में, 1510 स्टूडेंट्स में से सेकंड पोजीशन हासिल की थी। एब्राइट वेंट टू द
become a graduate student. When to become a graduate student, researcher at Harvard Medical College. एब्राइट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एक ग्रेजुएट स्टूडेंट था, एक रिसर्चर के रूप में वहाँ पर वो अपना जो एक्सपेरिमेंट थे वो शुरू करने लगा. देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी. और वहाँ पर उसने अपनी जो थ्योरी थी उसको टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए. इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ. और कि इफ़ द थ्योरी, अब वो बोलता है कि इफ़ यदि एक ये थ्योरी है वो प्रूव हो जाती है तो ये लाइफ की जो प्रोसेस है उसको समझने के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा. इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ कैंसर एंड अदर डिसीज़. और इसी से क्या होगा कि इस थ्योरी से कुछ प्रकार के जो कैंसर और अन्य जो डिसीज़ है उसको रोकने में हमें सहायता मिलेगी. ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ ए ब्राइट साइंटिफिक क्यूरोसिटी. और ये सब तभी किसकी वजह से पॉसिबल हो, ए ब्राइट की जो साइंटिफिक क्यूरोसिटी थी. हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ द स्पॉट ऑन मोनार्क प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ. और राजा प्यूपा के शरीर पर जो स्पॉट्स देखे थे उन्होंने कि हाई स्कूल में ही जो रिसर्च के इंटेंशन से उन्होंने इस पर जो थ्योरी की थी उनको एक मौका मिला था कि कहाँ से वो जो क्यूरोसिटी थी रिचर्ड एब्राइट की वो कहाँ से इसको कहाँ लेकर गई. रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज. अब रिचर्ड की जो साइंस में तभी से ही उसको इंटरेस्ट होने लगा था जब से उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू किया था. बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़ नॉट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट. लेकिन उसने उसको इतना ज़्यादा सीरियसली टाइम नहीं दिया था जितना कि उसने अन्य विषयों में उसकी रुचि थी. एब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड अ गुड कैननिस्ट. इसका मतलब था कि अ पर्सन हु पैडल्स अ कैन ऑन अ लाइट बोट एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन. अब ब्राइट एक बहुत ही चैम्पियन डिबेटर था, कुशल फोटोग्राफर भी था, लोक वक्ता था कि वो अच्छे से जानता था कि किस चीज़ के ऊपर बहस करना ज़्यादा अच्छा है, कि वो डोंगी चलाना भी जानता था, गुड कैरनिस्ट भी था, एक पैडल्स लाइट बोट एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सन, और पूर्ण रूप से एक आउटडोर पर्सन. ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी था, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स. पर्टिकुलरली वो नेचर की और साइंटिफिक एग्जिबिट भी था. इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट स्टूडेंट बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी. विशेषकर हाई स्कूल में रिचर्ड एब्राइट एक सीधा साधा एक स्ट्रेट स्टूडेंट था बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, क्योंकि पढ़ना आसान था. ही टर्न अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग. और उसने अपनी जो अधिक एनर्जी थी वो डिबेट में वो ज़्यादा लगाई, टुवर्ड डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स, और मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब में. ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर. अब उसके ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर रिचर्ड अ वेरी his social study teacher and advisor to both clubs. अब जो उसके टीचर थे रिचर्ड के, जो एसएसटी के टीचर थे वो उसकी बहुत एडमायर, उसकी प्रशंसा करते थे. वो उसके लिए क्या थे, वो दोनों के लिए क्लब के वो एक एडवाइज़र भी थे. मिस्टर वेयर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी एंड देन. अब ये बात रिचर्ड एब्राइट ने बोली थी कि जो मिस्टर वेयर थे उनके लिए बहुत ही परफेक्ट पर्सन थे. ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, कि उन्होंने मेरे माइंड को नई आइडियाज़ के लिए ओपन कर दिया था. रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट्स. जो रिचर्ड थे वो हमेशा ही एक्स्ट्रा एफर्ट करते थे मिस्टर वेयर से. मिस्टर वेयर ने बोली ये बात कि वट प्लीज्ड मी वॉज here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other insects.
कि मिस्टर वेयर ने कहा कि उसकी इस विशेषता ने मुझे बिल्कुल हैप्पी कर दिया था कि बटरफ्लाइज के जो रिसर्च करते हुए और अन्य टॉपिक में इंटरेस्ट लेते हुए भी कि 3-4 घंटे तक रात तक वो एक एक्सपेरिमेंट पर विवाद करता रहता है कि इसमें ये नहीं है कि वो एक ही चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है ब्राइट। अब वो उसको अप्रिशिएट कर रहा है चढ़ा ब्राइट को, जो उसके टीचर हैं एसएसटी के, कौन, मिस्टर वेयर, कि रिचर्ड बहुत ही कम्पिटिटिव थे। मिस्टर वेयर कंटिन्यूड बोल रहे हैं उनके बारे में, बट नॉट इन बैड सेंस, लेकिन गलत अर्थ में नहीं। वो एक्सप्लेन करते थे। रिचर्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज, कि रिचर्ड थे वो केवल इनाम के लिए पुरस्कार नहीं जीता था, बल्कि अधिक से अधिक अच्छा करने की उसमें जो इच्छा थी, कि जो वो डिबेट करता था, आर्ग्यूमेंट ही उसके लिए वो चीज़, करना ही उसके लिए वो एक सर्वोत्तम चीज़ मानता था, कि उसको बार बार उस चीज़ को बोलकर ही वो उसमें महारत हासिल कर सकता है। रेदर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू द बेस्ट जॉब ही कुड, कि वो जीतता था, कि ये नहीं था कि वो विनिंग, वो विनर था क्योंकि वो कुछ बेस्ट करना चाहता था। ही कुड फॉर द राइट रीज़न से ही वांट टू बी द बेस्ट, अच्छे रीज़न से, अच्छे तरह के लिए वो अच्छा बनना चाहता था। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, और यही एक सबसे अच्छा विचार था, इंग्रेडिएंट यहाँ पर उसके विचार से बोला गया है कि जो उसको अच्छे साइंटिस्ट बनने का गुण था उसमें। स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड, एड क्यूरोसिटी, कि प्रारंभ में जो उसका माइंड था वो फर्स्ट रेट में था। एड क्यूरोसिटी एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीज़न, और फिर उसमें उसने अपनी क्यूरोसिटी शामिल की क्यूरोसिटी और मिक्स इन द विल, और एक निर्दोष भाव से, एक अच्छी विलिंग से पुरस्कार जीतने की जो उसके अंदर क्यूरोसिटी थी, वो एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, और यही एब्राइट की क्वालिटीज़ थी। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10 ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, अब जब से कि ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10 जो बुक का नाम था, कि उस बुक ने ही जो साइंस वर्ल्ड का जो डोर था उसके लिए ओपन कर दिया था। रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरोसिटी, और रिचर्ड एब्राइट ने कभी भी अपनी जो साइंटिफिक क्यूरोसिटी थी साइंस को लेकर, उसने एब्राइट ने कभी भी उसको नहीं खोया। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमने आज रीड कर लिया है कि कैसे रिचर्ड एब्राइट ने क्या क्या उसने थ्योरीज थी उसकी लाइफ को लेकर, और कैसे उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, और कैसे कैसे उसने जो अपने प्राइज़ थे वो विन किए, और कैसे उसने अपनी क्यूरोसिटी को ख़त्म नहीं होने दिया, और उसी क्यूरोसिटी की वजह से वो एक अच्छे साइंटिस्ट बन पाई। तो स्टूडेंट्स, अच्छे से रीड करना है, समझना है, इससे रिलेटेड जो भी आंसर होंगे आई विल सेंड यू बाय PDF। स्टूडेंट्स, थैंक यू।